दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 269वें नंबर का लेक्चर। अगर ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 39वीं क्लास है। ठीक है, इसी सीरीज में 150 लेक्चर में इतिहास विषय पढ़ाया गया, 80 लेक्चर में संविधान पढ़ाया गया। उसके बाद दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की क्लास अटेंड कर रहे हैं। आज जो क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं 8041 से लेकर 8070 तक के सवालों पर हम परिचर्चा करेंगे। डेली दोस्तों इस सीरीज में मैं चैप्टर चेंज करता हूं, हमेशा एक नए टॉपिक के साथ आता हूं। इसी तरह से आज हमारा 269वां दिन है। तो आपके पास समय हो तो दोस्तों निकालिए समय, थोड़ा सा इस सीरीज से जुड़िए। आपने चाहे जहां से भी कोचिंग किया हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम चर्चा करने वाले हैं, हम चर्चा करेंगे वर्षा के बारे में। वर्षा में आपने सुना होगा संवहनी वर्षा के बारे में, पर्वतीय वर्षा के बारे में और चक्रवाती वर्षा के बारे में। यहां से जो जो सवाल परीक्षा में बनते हैं हम उन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से अलग अलग विषय के लिए फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किए गए हैं, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है, आइए सीधे मुद्दे की बात करते हैं, ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, सीधे सवालों पर बात करते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है कि कौन सी वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है। ठीक है, उस वर्षा का नाम बताना है। भाई आपने पढ़ा कि वर्षा कितने प्रकार की होती है, पहले तो आप यही ध्यान दीजिए। ठीक है, वर्षा के प्रकार। ठीक है, क्या याद रखेंगे, वर्षा के प्रकार। और वर्षा के 3 प्रकार होते हैं। पहली वर्षा होती है दोस्तों संवहनीय वर्षा। ठीक है, दूसरी वर्षा होती है दोस्तों चक्रवाती वर्षा। क्या होती है, चक्रवाती वर्षा। और तीसरी वर्षा होती है पर्वतीय वर्षा। ठीक है, पर्वतीय वर्षा। ये 3 प्रकार दोस्तों वर्षा के होते हैं। कह कौन सी वाली वर्षा में खूब बिजली कड़कती है, खूब बिजली भी कड़कती है, खूब बादल भी गरजते हैं, कौन सी वर्षा में होती है? तो दोस्तों ये घटना जो घटती है ये संवहनी वर्षा में घटती है। किसमें दोस्तों, संवहनी वर्षा। अच्छा, संवहनी वर्षा कहते किसे दोस्तों, संवहन के कारण जो वर्षा होती है उसे संवहनी वर्षा कहते हैं। देखिए सूरज के तापमान से गर्म होता है जल, वाष्पीकरण होता है, फिर ठंडा होता है, फिर वर्षा के जल के रूप में नीचे आ जाता है। यही वर्षा जो हम लोग पढ़ते हैं संवहनी वर्षा है। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल पढ़िए क्या लिखा है। अगला दे रहा है कि भूमध्य रेखीय प्रदेश में किस प्रकार की वर्षा होती है। ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश का मतलब क्या है, चाहे भूमध्य रेखी लिखे चाहे विषुवत रेखी लिखे, एक ही बात है ना। विषुवत रेखा कोई तो भूमध्य रेखा कहते हैं, तो चाहे भूमध्य रेखी चाहे विषुवत रेखी प्रदेश करे। यहां पर दोस्तों किस प्रकार की वर्षा होती है, तो याद रखेगा संवहनी वर्षा होती। कौन सी, संवहनी। क्योंकि दोस्तों क्या होता है, सूरज की जो किरण होती है वो 12 महीने दोस्तों यहां पर पड़ती है, चाहे सूरज उत्तरायण हो जाए चाहे दक्षिणायन हो जाए, लेकिन किरण दोस्तों यहां तक पड़ती है। इसलिए यहां पर लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था जब प्रतिदिन वर्षा होगी तो सिंपल सी बात है, खूब जैव विविधता दोस्तों यहां पाई जाती है। अनेकानेक प्रकार की वनस्पतियां, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब यहां पर मिलते हैं, ये आप याद रखेंगे। तो सदाबहार वन भी यहां पर देखने को मिलते हैं। एक सवाल आता है परीक्षा में कि तड़ित झंझा। तड़ित झंझा कोई खतरनाक शब्द नहीं दोस्तों। तड़ित झंझा का मतलब हो जाता है बिजली चमकना। क्या हो जाता है दोस्तों, बिजली चमकना। जो आसमान में बिजली चमकता है दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, तड़ित झंझा कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम धरातल कैसा होना चाहिए, जमीन दोस्तों कैसा होना चाहिए, तो धरातल दोस्तों गर्म होना चाहिए। यदि धरातल ठंडा है तो कभी भी दोस्तों ये तड़ित झंझा देखने को नहीं मिलेगा। याद रखिए, कभी आप केयर कीजिए। खूब बारिश कब होती, बारिश में जब दोस्तों शुरुआती जो बारिश होती है उसी समय ये बिजली चमकती मिलती है। अगर रोज रोज बारिश हो रही है, धरातल ठंडा हो चुका है, तो बिजली नहीं चमकती मिलेगी। ठीक है, बिजली कब चमकती है दोस्तों, जब धरातल क्या होगा, जरूरत से ज्यादा गर्म होगा। यहां दोस्तों एक शब्द लिख लीजिए, अत्यधिक गर्म। गर्म कितना, तो अत्यधिक। ठीक है, जब धरातल अत्यधिक गर्म हो जाता है तभी दोस्तों तड़ित झंझा की उत्पत्ति होती है, नहीं तो नहीं होती। ठीक है, इस तथ्य को याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, करा महाद्वीपों में किस स्थान पर अधिक झंझावत आते हैं। सबसे ज्यादा दोस्तों झंझावत कहां पर आते हैं, तो आप मुझे बता दो। आपने अभी क्या पढ़ा, सर्वाधिक गर्म। मुझे बता दो दोस्तों सर्वाधिक गर्म कोई स्थान कैसे होगा। दोस्तों गर्म होने का एक ही कारण है, जब दोस्तों सूरज की किरण लगातार 12 महीने उस स्थान पर पड़े। अगर 12 महीने उस स्थान पर सूरज की किरण पड़े दोस्तों वह स्थान गर्म होगा। और वह स्थान है कौन सा, अभी पीछे दोस्तों आपने पढ़ा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्या पढ़ा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र पड़ा, जहां से भूमध्य रेखा गुजरी हुई है, या विषुवत रेखीय क्षेत्र जो है वही तो है। वहीं पे तो दोस्तों सूर्य की किरणें बार बार पड़ती हैं। ठीक है, तभी दोस्तों उस वाले बेल्ट में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ये तथ्य आप याद रखेंगे। एकदम कॉन्सेप्ट से जब आप पढ़ेंगे ना, एक सवाल गलत नहीं होगा, केवल आप कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट ध्यान में है,
कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं होने वाली है। अगला सवाल दे रहा है कि तड़ित झंझा की उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है। तो अभी दोस्तों अगर पूछे कि सर्वाधिक उपयुक्त कारक कौन सा है तो आपने पढ़ा कि अत्यधिक गर्म, ठीक है। धरातल कैसा होना चाहिए दोस्तों, अत्यधिक गर्म धरातल, ठीक है। और ये अत्यधिक गर्म धरातल मिलेगा कहां पर दोस्तों, क्षेत्र कहां मिलेगा, तो मिलेगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, वह क्षेत्र कौन सा है, भूमध्य रेखीय, चाहे क्षेत्र कहिए, चाहे प्रदेश कहिए, चाहे विषुवत रेखीय प्रदेश कहिए, कुछ भी जो आपके मन में आए आप बोल सकते हैं, मेरी तरफ से छूट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी तरह से अगला सवाल देखिए, करा विषुवत रेखीय पेटी, भाई विषुवत रेखीय पेटी या भूमध्य, मान लीजिए यहां पर ये ना लिख के लिख दे परीक्षा में भूमध्य रेखीय पेटी, कोई दिक्कत आपको, ठीक है। हाँ एक बात है, पेटी लिखने का मतलब क्या है दोस्तों, आपने पढ़ा है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, यही तो पढ़ा है, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य ये पेटी पाई जाती। पेटी मतलब एक बेल्ट हो गया, ठीक है, पेटी मतलब क्या हो गया, एक बेल्ट हो गया। जैसे जो भारत है, ये भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरी हुई है, ठीक है। 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। इसी तरह से आप जब 10 डिग्री पे आएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो 10 डिग्री भी मिलेगा, तो 10 डिग्री उत्तर से लेकर 10 डिग्री दक्षिण तक जो बेल्ट है दोस्तों, वही दोस्तों ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है या विषुवत रेखीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तरह विषुवत रेखीय प्रदेश में कितनी वार्षिक वर्षा होती है, आपने अभी पढ़ा दोस्तों सर्वाधिक वर्षा, आपने क्या पढ़ा दोस्तों, यहां पर सर्वाधिक वर्षा होती है, ठीक है, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है। आप कह सकते हैं दोस्तों 12 महीने वर्षा होती है, ठीक है, 12 महीने थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है लेकिन हमेशा होती है। और किस प्रकार की वर्षा होती है दोस्तों, यहां पर वर्षा का कौन सा प्रकार आपने पढ़ा, तो आपने पढ़ा दोस्तों यहां संवहनी वर्षा होती है। किस प्रकार की वर्षा होती है, संवहनी वर्षा होती है, क्योंकि इस वर्षा के गुण हैं अत्यधिक ताप के कारण दोस्तों ऐसा होता है, ठीक है। और कितना होता है दोस्तों, तो लगभग 175 से लेकर 200 सेंटीमीटर के आसपास दोस्तों यहां वर्षा होती है, ये आप याद रखेंगे, ये अच्छा सवाल है। एग्जैक्ट आपसे पूछ रहा है कि कितनी वर्षा होती है, मात्रा जानना चाह रहा तो आप यही जवाब देंगे, ठीक है। अगला सवाल देखिए, विषुवत रेखीय प्रदेशों में प्रतिदिन किस समय संवहनी वर्षा होती है, ठीक है। अभी आपने पढ़ा संवहनी वर्षा के लिए धरातल कैसा होना चाहिए दोस्तों, धरातल गर्म होना। देखिए उत्तर निकालते कैसे हैं, ठीक है। आप सोचते होंगे नितिन सर को इतना कैसे याद रहता, मैं याद नहीं करता, मैं केवल कॉन्सेप्ट समझ लेता हूं। क्वेश्चन चाहे जैसे भाई एग्जामिनर का हमसे पूछ के सवाल थोड़े बनाएगा, वो क्वेश्चन तो उसके मूड पे है ना कि कैसा क्वेश्चन क्रिएट करता है। अभी मैं इस सवाल का उत्तर आपको ऐसे चुटकी में निकाल के दिखाता हूं, ठीक है। आप जानते हैं कि धरातल गर्म होगा तभी दोस्तों संवहनी वर्षा होगी। अच्छा बताओ धरातल रात में गर्म होगा कि दिन में गर्म होगा, आपसे अगर मैं पूछूं कि धरातल विषुवतीय रेखा वाले क्षेत्र में धरातल रात में गर्म होगा कि दिन में गर्म होगा, आप कहें सर रात में तो ठंडा हो जाएगा, सूरज तो रहेगा नहीं, सर दिन में गर्म होगा। अब अगला सवाल करूं, आप मुझे बताओ दिन में कब ज्यादा गर्म होगा, दिन में सुबह में ज्यादा गर्म होगा, दिन में दोपहर में ज्यादा गर्म होगा कि दिन में शाम को ज्यादा गर्म होगा। सर ये सिंपल सी बात है, दोपहर में ज्यादा गर्म होगा, सुबह थोड़े गर्म होगा, सुबह ठंडा रहेगा, शाम को भी ठंडा हो जाएगा। बस आप मैं कहां उत्तर बता रहा हूं, तो आप ही बता रहे हैं। तो सर्वाधिक वर्षा कब होती है, ठीक दोपहर के बाद, ठीक है। दोपहर के बाद दोस्तों ये वर्षा का समय हो जाता है, दोपहर के ठीक बाद का समय, दोपहर के ठीक बाद का समय, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों 12 बजे दोपहर का समय, लेकिन 2 बजे दोस्तों सर्वाधिक टेम्परेचर होता है, ठीक है। इसी वजह से दोस्तों जो वर्षा का समय है ये दोपहर के बाद का समय। आप कह दो कि नहीं याद हो रहा है, आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तो हो ही नहीं सकता कि आपको याद ना हो, बस केवल ध्यान दीजिए आप, ठीक है। कह रहा विश्व में अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है, ठीक है। अब जब अधिकांश वर्षा पूछता ना तो ज्यादातर बच्चे दोस्तों पता क्या जवाब देते हैं, संवहनी वर्षा, और यह जवाब बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। संवहनी वर्षा दोस्तों जवाब नहीं होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा होती है पर्वतीय वर्षा। कौन सी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा, ये सबसे ज्यादा होती है, याद रखेंगे। पर्वतीय वर्षा मतलब ऐसे बादल उड़ के जा रहे थे, आगे पहाड़ पड़ गए और टकरा के दोस्तों बरस गए। तो पहाड़ के एक साइड खूब वर्षा होती, पहाड़ के दूसरे साइड बादल पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो दोस्तों उसे हम पर्वतीय वर्षा का नाम देते हैं, ठीक है। सवाल देखिए कैसे घुमा फिरा के पूछता है, कह रहा है जब उष्ण मतलब क्या हो गया दोस्तों, गर्म, उष्ण का मतलब क्या हो गया, गर्म। और क्या लिख लिया, आर्द्र, आर्द्र का मतलब होता है ऐसी हवाएं जो नमी धारण की हुई है, ठीक है। आर्द्र, पावनों नहीं पवन, ठीक है। आर्द्र पवनों के मार्ग में कोई पर्वत आता है तो ये पवनें किस प्रक्रिया के तहत, उस प्रक्रिया का दोस्तों नाम बताना है, किस प्रक्रिया के तहत उस पर्वत से टकराकर ढाल के सहारे पहले ऊपर उठ जाती हैं, फिर ठंडी हो जाती हैं
और अपनी नमी को वर्षा के रूप में गिरा देती हैं। देखिए आप कहेंगे इस वर्षा को क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। क्या कहते हैं, पर्वतीय वर्षा। लेकिन सवाल यहां पर्वतीय वर्षा का नहीं है, सवाल यहां पर्वतीय वर्षा की उस प्रक्रिया का है जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन सी प्रक्रिया के तहत ये ढाल के सहारे ऊपर जाती हैं और फिर जो है वर्षा करती हैं। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रुद्धोष्म। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म शीतलन। क्या कहते हैं, रुद्धोष्म शीतलन का नाम देते हैं दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, बड़ा खतरनाक सवाल है। इस पे दोस्तों यहां डबल टिक कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। ये आपको खतरे में डाल सकता है, इसको अलर्ट होके पढ़िएगा। कर पर्वतीय वर्षा पर्वतों के किन ढालों पर अधिक होती है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे पर्वत था, ठीक है, और ऐसे पर्वत था, ठीक है। अब यहां बादल गए, यहां टकराए तो दोस्तों वर्षा जो होगी दोस्तों इधर ही दोस्तों वर्षा हो जाएगी, इस वाले ढाल पे वर्षा नहीं होगी। तो दोस्तों इसे आप कहते हैं पर्वताभिमुख। क्या कहते हैं, पर्वताभिमुख, ठीक है। पर्वताभिमुख का मतलब क्या होता है, पर्वत के अभिमुख। क्या दोस्तों, पर्वत के अभिमुख। अभिमुख मतलब जो जिस साइड से दोस्तों ये हवाएं आती, जिस साइड से बादल आते हैं वही वाला साइड, ठीक है, वही उसी साइड में दोस्तों टकरा के वर्षा करते हैं, इस वजह से इसे पर्वताभिमुख कहते हैं, ठीक है। और जो इसके अपोजिट साइड होता है, इसके पीछे वाले साइड, उस साइड में बादल पहुंच नहीं पाते हैं तो वर्षा नहीं होता है। इसलिए पर्वत का एक हिस्सा हरा भरा होता है और दूसरे हिस्से पर हरियाली न्यूनतम होती, बहुत कम, क्योंकि उस हिस्से पे बारिश होती नहीं। जब बारिश नहीं होगा तो पेड़ पौधे कैसे उगेंगे, आप बता दो कैसे उगेंगे, कोई चांस है क्या, नहीं। आगे देखो, कर पर्वत के दूसरी ओर नीचे उतरती हुई पवन के शुष्क हो जाने के कारण, क्योंकि यहां पवन भी शुष्क हो गई और ढाल वर्षा जो पर्वतों के ढाल होते हैं वर्षा से अछूते रह जाते हैं, वहां वर्षा होती नहीं है, तो इसे कहते हैं पवनामुखी, पवन धन अवमुखी। क्या पढ़ते हैं, अवमुखी। अवमुखी मतलब क्या हो गया, जो अपोजिट वाले हैं, जहां पे वर्षा नहीं होती है, क्योंकि वो दूसरे ढाल हैं, इस वजह से दोस्तों ऐसा होता है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। कर पर्वतों के आगे जो भाग वर्षा से अछूते रह जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उस हिस्से को दोस्तों क्या कहते हैं जहां वर्षा नहीं होती है दोस्तों, उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। क्या कहते हैं, स्पेशली अगर उस क्षेत्र का नाम दिया जाए तो उसे कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। मतलब दोस्तों क्या होता है, वहां तक बारिश पहुंच नहीं पाती, इसलिए वृष्टि छाया मुझसे कह दिया गया, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, करा भारत के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, किसकी बात करा, अभी हम इंडियन ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ रहे लेकिन सवाल यहीं से कोरिलेट करा है। करा भारत के उत्तर पर्वतीय क्षेत्र व पश्चिम तटीय मैदान में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान, दक्षिण पश्चिम मतलब ये वाला हिस्सा हो गया दक्षिण पश्चिम, जो अरब सागर से आ रहा है, ठीक है, जो अरब सागर से दोस्तों आ रहा है, मैं उस हिस्से की बात कर रहा हूं, ठीक है। अरब सागर से चलकर ये मानसून हवाएं आती। कहता है मानसून के दौरान होने वाली अधिकांश वर्षा किस प्रकार की होती है, ठीक है। तो वहां से वर्षा उठती है लेकिन ये पर्वतों से टकराकर करती है, इसलिए संवहनी वर्षा नहीं है, ये क्या है, ये पर्वतीय वर्षा है। कौन सी वर्षा दोस्तों, पर्वतों से टकराकर दोस्तों ये वर्षा होती है, इस वजह से इसे हम पर्वतीय वर्षा के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। संवहनी वर्षा और अन्य क्षेत्रों में होती है। दो विभिन्न तापमानों की वायु राशियों के मिलने पर अवनमन या वाताग्र की स्थिति उत्पन्न हो जाने से किस प्रकार की वर्षा होती है। आपने पढ़ा दोस्तों, ऐसे लंबवत हो जाए, वायु राशि लिख दिया, लंबवत यानी गर्म और ठंडी हवाएं जब ऊपर नीचे के दौरान मिलती है तभी तो चक्रवात का निर्माण होता है, और जब चक्रवात बनेगा तभी दोस्तों चक्रवाती वर्षा होगी। क्या होगी दोस्तों, जब चक्रवात बनेगा तभी तो, जहां कहीं वायु राशि लिख दे, वायु राशि का मतलब क्या हो गया, यहां पर जो वायु है वो लंबवत चल रहा था। क्या चल रहा था, वायु जो है दोस्तों इसका लंबवत स्वरूप मिलता है, ऐसे ऐसे ना, ठीक है, गर्म हवा ऊपर जा रही, ठंडी हवा नीचे आ रही, तभी तो चक्रवात बन रहा है, ठीक है, यही वाताग्र कहलाता है। और इसके कारण जो वर्षा होती है ये हो जाएगा चक्रवाती वर्षा। आगे बात समझ में, बहुत आसान है सर, और याद रखेंगे ये जो जीएस का भी फ्री क्लास आपको दिया जा रहा है ना, ये सुबह दोस्तों 9:06 पे दिया जा रहा है, ठीक है, 9:06 पे क्लास चलती है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री ये तीनों कवर कर लिया है। 45 लेक्चर में एंशिएंट हिस्ट्री कवर कराया गया, उसके बाद 46 से लेकर 91 तक में दोस्तों आपने मिडावल हिस्ट्री कवर किया, 92 से लेकर दोस्तों 150 तक में आपने मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया। इसी तरह से 151 से लेकर 230 तक जो क्लास चली है
80 लेक्चर में वो भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास चल रही है। और अभी दोस्तों 231 से जो कंटिन्यू आपको क्लास दी जा रही है ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, तो जितना जल्दी हो आप ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों एक स्पेशल क्लास और भी चलती है रात को 8 बजे, ठीक है, 8 PM पे दोस्तों क्लास चलती है। ये हमारी हिंदी की क्लास है, सुपर डुपर हिट बैच है दोस्तों। हिंदी वैसे भी ज्यादातर बच्चे ही जानते हैं कि नितिन सर तो हिंदी के मास्टर हैं, जीएस तो जानते ही नहीं लोग, ठीक है, लेकिन आप आइए मौका दीजिए मुझे, जीएस में भी मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। और रात को 10 बजे दोस्तों एक और क्लास चलती है अनटोल्ड स्टोरी, ऐसी बातें जो कोई नहीं बताता, ऐसी बातें जो किताब में लिखी ही नहीं है, हम उन बातों पर चर्चा करते हैं। मैं सवाल पूछ दूं, वकील काले कोट क्यों पहनते हैं? गाड़ी के टायर का रंग काला ही क्यों होता है? आपके पास कोई जवाब है तो बताइएगा, नहीं जवाब है तो आप आके क्लास देखिएगा। ऐसे हजारों सवाल जो आपके मन में जिज्ञासा पैदा करते हैं, आपको जानने की इच्छा होती है, हम यहाँ पर दोस्तों चर्चा करते हैं रात को 10 बजे। कभी आप आके देखिए, पढ़ के देखिए तो समझ आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जब दो विभिन्न वायु राशियां, वायु राशि का मतलब क्या होगा दोस्तों? सीधे सीधे लंबवत। हमने आपको पीछे भी पढ़ाया कि जहां कहीं भी वायु राशि दे दे आप लंबवत समझ जाइएगा। कह रहा है जब दो विभिन्न वायु राशियां मिलती हैं तब कौन सी वायु ठंडी व भारी वायु के ऊपर आ जाती है और वाताग्र का निर्माण करती है? कह रहा है कौन सी वायु ठंडी और भारी के ऊपर आ जाती है? तो दोस्तों ऊपर आने वाली वायु कौन सी है? गर्म प्लस आर्द्र, गर्म प्लस आर्द्र, चाहे आर्द्र लिखिए चाहे नमी लिखिए, नमी युक्त वायु या गर्म, ठीक है। ये दोनों क्वालिटी, शुष्क नहीं होना चाहिए। देखिए आर्द्रता होगा तभी तो वर्षा होगी, अगर आर्द्रता नहीं धारण की है तो वर्षा कैसे होगी? तो शुष्क मत कहिएगा, यहां पे आर्द्र बोलिएगा, इसको सोच समझ के, ठीक है। करा किस मौसम में उत्तर भारत में, कहां पर दोस्तों? उत्तर भारत में शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा होती है। शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा तो अच्छे से आप जानते हैं, ठीक है। ये कब होती है दोस्तों? तो ये अब देखिए यहां लिखा है, इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं, शीतोष्ण लिख दिया ना, तो शीतोष्ण में एक शब्द है दोस्तों शीतकाल, ठीक है। शीतोष्ण में शीत है तो याद रखिएगा शीतकाल में जो वर्षा होती है, ठंडी के समय में जो वर्षा होती है उसे हम शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा कहते हैं। ये उत्तर भारत में खास करके पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और इस वाले बेल्ट में दोस्तों ज्यादा देखने को मिलती है। कह रहा शीतकाल में उत्तर भारत में आने वाली शीतोष्ण चक्रवातों को दोस्तों क्या कहा जाता है स्पेशली? तो इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। क्या कहते हैं दोस्तों? शीतोष्ण चक्रवाती वर्षा को क्या कहते हैं? पश्चिमी विक्षोभ का नाम देते हैं, ठीक है, विक्षोभ का नाम देते हैं, पश्चिमी विक्षोभ का नाम देते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, वो अभी मैंने गलत बोला, जो पश्चिम बंगाल उड़ीसा बोला वो चक्रवाती वर्षा में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहां दोस्तों अलग हो जाता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसके और भी केसेज होते हैं, कभी कभी चक्रवात अलग अलग दिशा में भी बनते हैं। कभी आप देखते हैं चक्रवात अरब सागर में बन रहा है, कभी चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बन रहा है, कभी चक्रवात अलग प्रशांत महासागर में बन रहा है, उसका भी प्रभाव मिलता है। कभी हिंद महासागर में आता है चक्रवात, उसका भी प्रभाव इंपैक्ट जो है भारत में पड़ता है। तो इसलिए चक्रवात अलग अलग जगह होते हैं, तो उसके लिए हवाएं भी अलग अलग चलती हैं और अलग अलग समय में वर्षा करती हैं, ये ध्यान रखेंगे। कह रहा किस प्रकार की वर्षा अल्पकालिक होता है, ठीक है। कौन सी वर्षा दोस्तों क्या होती है? अल्पकालिक होती, बहुत कम समय के लिए वर्षा होती है, उस वर्षा का नाम बताना है। तो जो चक्रवाती वर्षा होती है ये बहुत कम, जब तक चक्रवात का दोस्तों प्रभाव रहेगा तभी तक दोस्तों ये वर्षा रहेगी, ठीक है। चक्रवाती वर्षा जो होती है बहुत अल्पकालिक होती है, क्योंकि जब तक चक्रवात का प्रभाव है, ठीक है, 2 दिन 4 दिन 6 दिन, उतना ही टाइम दोस्तों इस वर्षा का टाइम पीरियड होता है, उतने दिन ही वर्षा होती है। कह रहा बादल किसका परिणाम है? ये बड़ा अच्छा सवाल दे दिया दोस्तों, बादल किसका परिणाम है? बादल में दोस्तों आपने बहुत सारी चीजें पढ़ा है कि बादल में जैसे आपने पक्षाप बादल के बारे में पढ़ा होगा, बादल के प्रकार में आपने कपासी बादल के बारे में पढ़ा होगा, आपने जो अस्तरी बादल के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। इसी तरह से जब ऊंचाई के बारे में पढ़ा होगा तो आपने उच्च मेघ के बारे में पढ़ा होगा, आपने मध्यम मेघ के बारे में पढ़ा होगा, आपने निम्न मेघ के बारे में पढ़ा होगा। मैंने ये सब पढ़ा दिया आपको, कुछ बचा नहीं है, ठीक है। अभी आपसे जो सवाल पूछ रहा है, बादल किसका परिणाम है? एक्चुअली सवाल ये जानना चाह रहा है कि बादल क्यों बनते हैं। आप सोचो दोस्तों, जब पानी गर्म होता है ऊपर जाता है तभी दोस्तों बादल बनते हैं। हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली बताना चाहता हूं, सामान्य ताप पर ह्रास दर के कारण। किसके कारण? सामान्य ताप, ठीक है। पहले समझिए, सामान्य ताप, जो सामान्य ताप होता है जब उस पर ह्रास दर होता है, पर ह्रास दर के कारण, ह्रास दर के कारण दोस्तों ये बादलों का निर्माण होता है। ये आप समझिएगा, ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है। मैंने देखा, देखिए आपको पढ़ाने से पहले मैं सवालों को भी चेक करता हूं कि अलग अलग परीक्षाओं में इस चैप्टर से सवाल कैसे आते हैं। कोशिश करता हूं कि वन लाइनर जो सवाल हैं, जैसे सवाल आए परीक्षा में कि किस प्रकार के मेघ में सतत वर्षण के गुण होते हैं। सतत मतलब क्या हो जाता है? लगातार। सतत मतलब क्या हो जाता है? लगातार, लगातार भारी वर्षा होती रहती है, ठीक है। दोस्तों हम लोग कहते हैं हथिया नक्षत्र आता है, जब हथिया नक्षत्र लगता है तो
कंफर्म है बारिश होता ही होता है। वो छोड़िए, अगर मैं आपको इनमें पूछूं कि कौन सा खतरनाक बारिश वाला बादल है, तो पक्षाब, ये तो सबसे ऊंचाई पर होते हैं, इनको वर्षा से मतलब नहीं होता है। कपासी दोस्तों ये रुई के समान होते हैं, श्वेत रंग के, अस्तरी वाले होते हैं खतरनाक, जिन्हें अस्तरी में भी खास करके जब हम वर्षा अस्तरी पढ़ते हैं, वर्षा अस्तरी, तो दोस्तों जब वर्षा अस्तरी जो बादल होते हैं ये लगातार वर्षा करते हैं, सतत वर्षा करते हैं, तो ये तथ्य आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। करा ऐसे स्थान जो समुद्र तट से दूर है। अब समुद्र तट से दूर है दोस्तों, तो वाष्पीकरण होकर कैसे हवा वहां तक पहुंचेगा? समुद्र तट के किनारे जो स्थान होंगे वहां तो बहुत तेजी, मतलब अल्पकाल में दोस्तों ऐसे बादल बनेगा, बारिश होगी, फिर तुरंत मौसम साफ हो जाएगा, ऐसा फटाफट होता है। आप कभी गोवा जाइए, आप कभी मुंबई जाइए, वहां दोस्तों ऐसी वर्षा होती है। लेकिन जो स्थान समुद्र तट से दूर है परंतु संघनन से कपासी मेघ बनाते हैं एवं घनघोर वर्षा करते हैं, यह किस प्रकार की वर्षा है? करा दोस्तों वहां वर्षा स्तरी को छोड़िए, ये कपासी बादल का निर्माण करते हैं और उससे जो है वर्षा होती है। तो दोस्तों ये संवहनी वर्षा के कारण होता है। किसके कारण? संवहनी वर्षा के कारण होता है। संवहनी वर्षा में क्या होता है? वाष्पीकरण हो जाता है, बादल बन जाते हैं। ये बादल ठंडे नहीं होते हैं, ठीक है, अभी गर्मी रहते हैं दोस्तों, धीरे धीरे हवाओं के प्रभाव से ये बादल दूर तक चले जाते हैं और वहां जहां भी ठंडे होंगे वहां जाके दोस्तों ये वर्षा करते हैं। तो संवहनी वर्षा से दोस्तों ये काम हो पाता है। करा वर्षा व्युत्क्रम किससे संबद्ध है? ठीक है, वर्षा व्युत्क्रमण, व्युत्क्रमण का मतलब क्या होता है दोस्तों? उल्टा, इसका अर्थ ही होता है दोस्तों उल्टा। और ये किससे संबंधित है दोस्तों? तो वर्षा व्युत्क्रम का संबंध पर्वतीय वर्षा से। किससे दोस्तों? इसका संबंध किससे है? याद रखेंगे, पर्वतीय वर्षा से। पर्वतीय वर्षा से कभी भी सवाल पूछे वर्षा व्युत्क्रम का संबंध किससे दोस्तों, तो क्या बताएंगे? पर्वतीय वर्षा से संबंध है, ये आप याद रखेंगे, परीक्षा में आया हुआ सवाल है। वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंध है दोस्तों? वृष्टि छाया प्रभाव किसे कहते हैं? तो पर्वत का विपरीत हिस्सा, ठीक है, विपरीत हिस्सा, जहां क्या होना दोस्तों? जहां वर्षा नहीं होता, जहां वर्षा नहीं होती, ठीक है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसी को तो कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश। और ये कहां मिलता है देखने को? ये देखने को मिलता है पर्वतीय वर्षा में, ठीक है। पर्वतीय वर्षा, पर्वत के एक तरफ तो दोस्तों वर्षा करती है, उस तरफ दोस्तों खूब हरे भरे जंगल देखने को मिलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों जो दूसरा ढाल होता है वो एकदम दोस्तों निर्जर होता है, ठीक है। करा अम्लीय वर्षा, वर्षा का ही दोस्तों, ये वर्षा का कोई प्रकार नहीं है, आप दोस्तों वर्षा के एक अलग रूप में दोस्तों अम्लीय वर्षा को याद रख सकते हैं। वर्षा के जल में दोस्तों अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, वर्षा के जल में अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है दोस्तों? जब बढ़ जाती तब उसी को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। लेकिन कैसे अम्ल की मात्रा बढ़ जाती? क्या कोई मिला देता है क्या अम्ल? नहीं, कोई मिलाता नहीं है। एक्चुअली क्या है, दुनिया में इतनी गाड़ियां चल रही हैं, ये जो गैस है, खतरनाक गैस, ये वायुमंडल में चले जाते हैं। वर्षा जब होती है तो ये गैस जो होती है, इसके जहरीले जो तत्व होते हैं किसी न किसी कण के साथ ऐसे टहलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो उसी वर्षा के साथ साथ दोस्तों ये नीचे आ जाते हैं। तो पहली वर्षा में हमें मना किया जाता है कि नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ये जो जहरीले पदार्थ हैं वो जमीन पर गिरते हैं, तो अगर आपकी स्किन पर आते हैं तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसीलिए इसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, ठीक है, एसिड रेन कहते हैं। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? इसी को इंग्लिश में कहते हैं एसिड रेन। क्या कहते हैं? एसिड रेन। करा अम्लीय वर्षा किसके द्वारा? वायु प्रदूषण के कारण होता है दोस्तों, ये सब मानव ने किया है, ठीक है। इसमें कौन कौन सा? जैसे मान लीजिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड जो खतरनाक है, ठीक है, ये जो आसमान में गया वर्षा के जल के साथ नीचे आता है। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ऐसे बहुत सारे ऐसे तत्व है दोस्तों खतरनाक, ठीक है, जो आसमान में होते हैं और वर्षा के जल के साथ दोस्तों ये नीचे आते हैं, ठीक है। ये दोस्तों कारण, इसी कारण दोस्तों ताजमहल वगैरह का रंग जो है दोस्तों पीला हो गया। क्यों? क्योंकि ताजमहल जहां मथुरा में है, मथुरा और आगरा, सॉरी, ताजमहल जो आगरा में है, आगरा के ठीक बगल में मथुरा है। मथुरा में बहुत सारी दोस्तों फैक्ट्रियां हैं, आगरा में दोस्तों बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं। उस फैक्ट्री से दोस्तों जो धुएं निकलते हैं वो आसमान में कहीं ना कहीं दोस्तों उसके तत्व मंडराते रहते हैं, और बारिश के साथ जब वो नीचे आता है तो संगमरमर को भी नुकसान पहुंचाता है, इसलिए संगमरमर का जो रंग है वो पीला होते जा रहा है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। करा अम्लीय वर्षा में प्रायः किसकी अधिकता होती? कौन सा ज्यादा मात्रा में होता है? तो याद रखेगा HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है दोस्तों, ये सबसे ज्यादा मात्रा में होता है, जिसे आप क्या कहते हैं? HCl कहते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल, ठीक है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड या अम्ल ये सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। एक सवाल ये पूछे कि संवहनी वर्षा कहाँ ज़्यादा होती है। संवहनी वर्षा ये तो सर हम लोग पढ़े हैं, संवहनी वर्षा ये विषुवतीय क्षेत्र में होती है, ठीक है, विषुवतीय क्षेत्र में होती है या भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, क्योंकि वहाँ दोस्तों सूर्य का तापमान 12 महीने रहता, इस वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है, इसे याद रखेंगे। करा वर्षा जल की गिरती हुई बूंद की आकृति गोल क्यों होती है, ठीक है, ये दोस्तों जो वर्षा की बूंद होती है ऐसे गोल क्यों होती है ये आप बताइए, ठीक है, कोई और आकार क्यों नहीं होता है। तो इसके पीछे दोस्तों जब आप साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक ही कारण मिलेगा, और वो कारण क्या है, वो कारण है पृष्ठ तनाव। क्या है दोस्तों, पृष्ठ तनाव। वर्षा की बूंदें जो होती है दोस्तों या जल की बूंदें गोल क्यों होती हैं, पृष्ठ तनाव की वजह से होती हैं, ये तथ्य आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। कर वर्षा की अम्लता किसके द्वारा मापी जाती है, वर्षा में जो अम्लता होती है किसके द्वारा मानी जाती है, तो ये पीएच मीटर होता है दोस्तों, पीएच मीटर। ये पीएच मीटर ये पीएच मीटर के द्वारा दोस्तों इसे मापा जाता है, याद रखेंगे। पीएच में ये पी छोटा रहेगा, ये छोटा पी है, इसको सही कर लीजिए नहीं तो साइंटिफिकली दोस्तों ये गलत हो जाएगा। पीएच मीटर, ठीक है, तो पीएच मीटर में याद रखेगा। पीएच मान भी पता होगा आपको अम्लता क्षारीयता के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, करा शांत पेटी। शांत पेटी का मतलब ही क्या दोस्तों, शांत पेटी लिख दे या कहीं पे आपसे डोल्ड्रम लिख दे, ठीक है, एक ही बात है। करा शांत पेटी किस प्रकृति की, शांत पेटी में किस प्रकृति की वर्षा होती है भाई, शांत पेटी होता क्या है, ये भी दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र में होता है, तो वहां कौन सी वर्षा होगी। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन ना पूछिए, ठीक है, आपको समझ होगा तो आप अपने आप बताएंगे ये संवहनी वर्षा क्यों, क्योंकि दोस्तों विषुवतीय क्षेत्र की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, यह विषुवतीय क्षेत्र की बात कर रहा है, इसी वजह से दोस्तों यहां पर क्या होता है, इस तरह की बारिश होती है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओहो आज तो क्लास जल्दी खत्म हो गई। जब आसान होता है तो क्लास जल्दी समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं ये उसके दोस्तों हस्तलिखित नोट्स हैं। हमारी देखिए टीम जो है किताबें भी तैयार की, आप किताब भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप ये हैंड रिटन नोट लेते हैं तो आपको खुद से डाउनलोड करके प्रिंट खुद से कराना होगा। ये आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलता है, तो आप इसे भी दोस्तों ले सकते हैं हमारी स्टडी 91 की वेबसाइट या एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। पीछे के वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखा है अलग अलग विषय का, आप पूरा वीडियो जाके देखिए, बहुत अच्छी तैयारी होगी। आपने चाहे कहीं से भी कोचिंग किया, लेकिन परीक्षा में सारी चीजें आ सकती हैं। आप बखूबी जानते हैं कि मैं इसमें 1 मिनट भी दोस्तों आपका समय जाया नहीं करता हूं, पूरी गंभीरता से क्लास लेता हूं, एक एक चीजें समझाने का प्रयास करता हूं। तो आप आइए, पीछे भी इसी तरह से पूरे शिद्दत से क्लास दी गई है, आप चाहें तो इन्हें पढ़ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।